हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 दिसंबर 2020 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखो, जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल लेवल की मीटिंग हुई है, तो उसको लेकर के है। उस मीटिंग में ये बोला गया है कि जो भी बांग्लादेशी प्रवेश हो रहा था इंडिया में वो ज़्यादा नहीं है, उसको लेकर के ज़्यादा इश्यू नहीं है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1965 में। उस समय में हमारी पाकिस्तान से लगने वाली सीमा को सिक्योर करने के लिए 1 दिसंबर 1965 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया था। देखो, जो वर्तमान में जो बांग्लादेश है वो उस समय 1965 के समय पूर्वी पाकिस्तान था। अब 1971 में युद्ध होता है और पूर्वी पाकिस्तान चेंज हो जाता है बांग्लादेश में एक नए किसके रूप में, नए कंट्री के रूप में। अब वर्तमान में जो बीएसएफ है वो इंडिया की जो सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में और बांग्लादेश के साथ में, उस बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है बीएसएफ। ये जो बीएसएफ है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो, यहाँ पिक्चर दे रखी है 7 कोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ये जो 7 कोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उड़ीसा में है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें ये टाइगर रिजर्व के रूप में भी डिक्लेयर्ड है, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। और यहाँ पर महानदी रिवर गुजरती है यहाँ से, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो एमएसपी को लेकर के है। देखो, फार्मर प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और फार्मर्स ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस बात की सिक्योरिटी दे कि हम आपके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको एक रूल के रूप में, एक लॉ के रूप में लागू करेंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि एमएसपी क्या होता है। देखो, 2009 में एक कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस मतलब CACP, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाना चाहिए और वर्तमान समय में गवर्नमेंट 23 फसलों के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। अब ये जो CACP है ये 1965 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। अब देखो, MS स्वामीनाथन कमेटी एक बनी थी एग्रीकल्चर सुधार के लिए, कृषि में सुधार के लिए MS स्वामीनाथन कमेटी बनती है। उसने बोला कि जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, मतलब कोई भी चीज़ को प्रोडक्ट करने के लिए जितना खर्चा आता है उससे 1.5 गुना ज़्यादा क्या होनी चाहिए, MSP होनी चाहिए। अब MSP को डिक्लेयर करने के लिए 3 तरीके अपना रखे हैं CACP ने। एक तो A2 तरीका है, एक A2 प्लस FL है और एक है C2। A2 में क्या होता है, सीड प्लस में फर्टिलाइजर, मतलब किसी भी खेत में सीड प्लस फर्टिलाइजर का खर्चा है उसके आधार पे MSP डिक्लेयर। A2 प्लस में FL, सीड प्लस फर्टिलाइजर का खर्चा प्लस में फैमिली लेबर का खर्चा, ये होता है। और तीसरा है C2 तरीके में क्या होता है, सीड प्लस फर्टिलाइजर का खर्चा प्लस में फैमिली लेबर का जो खर्चा आता है जिसको माना ही नहीं जाता है हमारे इंडिया में। और तीसरा है एक जमीन को, जो एक लैंड थी उसको एग्रीकल्चर लायक बनाने के लिए जो खर्चा लगाया गया उसमें जो इंटरेस्ट आया उस खर्चे का वो जोड़ा जाता है MSP डिक्लेयर करने के लिए। तो ये MSP से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि तिरुवनंतपुरम में 21 साल की एक लड़की है जिनका नाम है आर्या राजेंद्रन, वो बन गई है मेयर और ये CPIM की नॉमिनी थी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो इसरो को लेकर के है। इसरो ने हमारे चांद के लिए दूसरा मिशन लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 को, चंद्रयान 2। उसके फर्स्ट सेट ऑफ डाटा को डिक्लेयर किया है, रिलीज किया है इसरो ने। देखो, जो इसरो है 1962 के समय में हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई। वो हमारे PM नरेंद्र मोदी तो इस समय है, उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनको बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर स्पेस में रिसर्च के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इसलिए इनको इस्पार द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये एक कमीशन बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है और पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। लेकिन 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया जाता है और उसके अंडर आता है फिर इसरो। उसका नाम चेंज हो जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। देखो, जो हमारी इसरो है उसने पहली सैटेलाइट बनाई थी आर्यभट्ट, हमारे यहाँ प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं आर्यभट्ट उनके नाम पर। अब आर्यभट्ट पहली
सैटेलाइट बनाई, लेकिन उसको लॉन्च करवाया था सोवियत यूनियन के द्वारा। तो पहली सैटेलाइट बनाई आर्यभट्ट, लेकिन पहली ऐसी सैटेलाइट बनाई इंडिया ने और उसको लॉन्च भी किया इंडिया ने, उसका नाम था रोहिणी, और ये हुआ था 1980 में। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो पश्चिम बंगाल में रेगुलर क्लैश चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है ममता बनर्जी की सरकार, उनके बीच में। अब पीएम किसान निधि स्कीम को लेकर के पीएम ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने इस स्कीम को ढंग से लागू होने ही नहीं दिया है। अब पीएम किसान निधि सम्मान योजना क्या है कि 6,000 रुपए किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे, 2,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट इसमें आएंगी। तो ये है पीएम किसान निधि सम्मान योजना। उधर से जो ममता बनर्जी की सरकार है वो भी रेगुलर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने हमारे यहाँ पर कोविड-19 से निपटने के लिए ढंग से प्रयास नहीं किए, और जो साइक्लोन अम्फान आया था उससे निपटने के लिए भी केंद्र सरकार ने इतनी कोई सहायता इंडिया की नहीं की। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो उर्दू के एक बहुत अच्छे लेखक SR फारूकी, उनकी डेथ हो गई है। देखो उनका एक अच्छा नोवेल है, अच्छी बुक है, कई चांद थे सारे आसमान। ये उनका अच्छा एक काम है, अच्छा वर्क है, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। SR फारूकी उर्दू ऑथर थे और ये उनका बेहतरीन काम है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो देखो ये WHO से लेकर के है। देखो WHO ने ये बोला है कि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है और अब फेस्टिवल के दौरान हमने जो भी सिक्योरिटी बरती है उनको 2020 ने जो भी सेक्रीफाइस किए हैं उनको आप अपने फेस्टिवल के लिए उन सारे सेक्रीफाइस को बर्बाद मत करो। मतलब उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। तो देखो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO। 7 अप्रैल 1948 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था और उसी दिन 7 अप्रैल को पूरे विश्व में वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अब यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या होती है? देखो जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है वो यूएन का पार्ट नहीं होती, लेकिन वो यूएन के साथ काम करती है और ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो भी एक दूसरे के साथ काम करती है। वर्तमान समय में यूएन की 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये यूएन इकोनॉमिक और जो सोशल काउंसिल है उसके अंडर ये काम करती हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। यूएन का चार्टर है, उसके आर्टिकल 57 और आर्टिकल 63 के अंडर काम करती हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है ओपेक को लेकर के। देखो ओपेक हम अच्छे से जानते हैं कि ओपेक क्या है। 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस होती है और 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस होती है और 5 देश मिलकर के ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ये मिलकर के बनाते हैं ओपेक। बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसका गठन होता है, लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है ओपेक का वो है वियना ऑस्ट्रिया में। अब क्या होता है ओपेक का फुल नेम जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये है ओपेक। अब 2016 के बाद में क्या होता है कि दुनिया के 10 देश ऐसे हैं जो ओपेक के सदस्य देश नहीं है। वर्तमान में ओपेक में 13 देश सदस्य हैं, तो ओपेक के सदस्य देश नहीं है, लेकिन ऑयल प्रोडक्शन को, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए कि ज़्यादा उस पर किसी का क्या नहीं हो, प्रभाव नहीं हो और वो बहुत ज़्यादा उनकी प्राइस ना बढ़े, इसलिए रशिया और देश, पूरी दुनिया के 10 देश मिलकर के ओपेक प्लस कंट्री बनाते हैं। लूज ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादा इसका कोई हेडक्वार्टर ऐसा कुछ नहीं है। तो ओपेक प्लस टर्म ये हमें ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो देखो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को लेकर के है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन। तो ये वर्ड आ जाए तो हमें ध्यान होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है।
इसमें बोला गया है कि कोविड-19 के दौरान जो हमारी मिल्स हैं वो रेगुलर बंद पड़ी हुई हैं, तो टेक्सटाइल कॉरपोरेशन ने बोला है कि अब एक फेजेज में, मतलब एक स्तर पर, लेवल पर धीरे धीरे सारी मिल्स को खोला जाएगा। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।